हमारे अगले मेहमान महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री तो है ही, लेकिन मुंबई की गलियों में उन्हें एक ऐसे मास लीडर के रूप में जाना जाता है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासत के अखाड़े तक हर जगह अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। एक कुशल रणनीतिकार हैं और मुंबई की धड़कन को बखूबी समझते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता एडवोकेट आशीष शेलार जी का मंच पर। आशीष जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी के पावर प्ले कॉन्क्लेव में। सोच के भी हैरानी होती है कि इतने सिक्सेस मार चुकी बीजेपी बीएमसी की सत्ता में अभी तक नहीं आई। इस बार तैयारी पूरी है? देखिए, बात तो सही है कि कौन नहीं चाहेगा कि बीएमसी की सेवा करने का मौका हमको न मिले, लेकिन इसके अलग अलग वजह। इसमें महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बीएमसी में जब भी हम चुनाव 2017 के पहले लड़े हैं तो हम अलायंस में लड़े हैं। शिवसेना, तब की यूनाइटेड शिवसेना, एक शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना, उसके साथ हम चुनाव लड़े और तभी हमने एक बाय कंसेंट कह सकते हैं कि एक रोल अदा किया था कि भाई ठीक है, आप ज्यादा सीटें लड़ो, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि विचारधारा पर हम साथ में थे। लोकसभा में वो हम ज्यादा सीटें लड़ते थे और उसके कारण हमारी ग्रोथ, भले चॉइस मुंबई वासियों की बीजेपी थी, बट हमने हमारे ग्रोथ को एक तरीके से विचारधारा के लिए कॉम्प्रोमाइज अपना लिया था। उसके कारण हम रुके थे। 2017 में जब पहली बार अलग लड़े तो दिखाई पड़ा कि भाई 32 से हम सीधे 82 तक आ गए, 82 पे आए। और इसके लिए एक रुझान स्पष्ट है। अब उसलिए अगली कड़ी होगी कि हम मुंबई करके आशीर्वाद से अभी बड़ी अच्छी मात्रा में चुनाव जीतकर भी आएंगे। महायुति में चुनाव लड़ रहे हैं, महायुति का मेयर भी बनेगा। तो क्या, जैसे लोग कहते हैं कि उस वक्त 2.5 साल की कोशिश थी कि बीजेपी पे रहती, लेकिन आपने बड़ा दिल दिखाया उस वक्त। नहीं, उस समय पर मैं अध्यक्ष था, आज मैं चुनाव इंचार्ज हूं, लेकिन तभी भी मैं अध्यक्ष था। देवेंद्र जी तब भी चीफ मिनिस्टर थे, आज भी चीफ मिनिस्टर है। मैं तो ये कहूंगा कि 2.5 साल की बात सही नहीं थी। उद्धव जी का अहंकार परम सीमा पर था और इसके लिए उद्धव जी इस सब मामले में भले 100-125 से वो 84 तक आए थे, लेकिन अहंकार के कारण वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ताकि उनकी तरफ से आज एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं भी बताया, वो मिलिंद नार्वेकर, इन्होंने बात की और स्टेट गवर्नमेंट में हम साथ में थे। इसके लिए बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने बड़ा मन दिखाया और तय कर दिया कि भाई चलो, अपने ही मित्र का पार्टी का मेयर बनेगा और इसके कारण उनको बनने दो। हम एक सही मायने में पहरेदारी मुंबई वासियों के लिए करेंगे और वो रोल हमने अदा किया। तो सर, इस बार ऐसा दिख रहा है कि बिग ब्रदर के रोल में तो आप ही हैं। 137 सीट्स पे आप लड़ रहे हैं, 90 सीट्स शिवसेना को दी है, वो भी बड़ी मुश्किल से। हमने देखा कि रसाकशी चली, बैठकों का दौर चला और शायद अब तो लोग कहते हैं कि शायद कोई ऐसी डील हो गई कि ठीक है, ठाणे हमको दे दीजिए, मुंबई में हम एडजस्ट कर लेते हैं। कोई ऐसी डील हुई थी? ये डील का मामला नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का मामला है और अंडरस्टैंडिंग में हमने ये तय किया था कि हम साथ में लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ भी देंगे और ये कोई नकार नहीं सकता है। और ये देवेंद्र जी का स्पष्ट रूप से मानना भी था और पार्टी का भी मानना था कि ठाणा में हम एकनाथ शिंदे जी को उनका वहां नेतृत्व भी है और उनके कारण उनका साथ भी तो देना ही है, तो उनको प्रमुख भूमिका में वो है भी और रहना चाहिए। और इसके लिए वहां पर हमने हमारे कार्यकर्ताओं को समझा भी दिया, कार्यकर्ताओं ने मान लिया। मुंबई में तो हम ज्यादा सीट जीतकर ही आए थे और इस बार पहली बार साथ में लड़ रहे थे, तो यहाँ पर एक उचित इस प्रकार का आंकड़ा, जहां पर वो जीत सकते उनको दिया, जहां पर हम जीत सकते हम लड़ रहे, इस प्रकार से हमने निर्णय किया। तो सर, बीएमसी को बीजेपी का मेयर मिल रहा है कि नहीं इस बार? महायुति का जरूर मिलेगा। बीजेपी का मिलेगा कि नहीं? नहीं, महायुति का बनेगा जब दोनों नेता बैठ के तय करेंगे। तो महायुति जीत गई तो शिंदे साहब के पार्टी से कोई मेयर बन सकता है, ऐसा है चांसेस? आज आप हेडलाइन ड्रॉ करना चाहोगे, मैं दूंगा नहीं, क्योंकि महायुति का बनेगा, दोनों नेता बैठ के तय करेंगे। अजीत पवार जी साथ होंगे? मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी और हमको जो हमने एक स्टैंड लिया है, प्रिंसिपल स्टैंड,
वो आपको भी पता है, सब मुंबई वासियों को पता है कि भाई नवाब मलिक जी के नेतृत्व में अगर एनसीपी अजीत पवार लड़ती है तो भाई वो हमको मान्य नहीं है, हम उससे अलायंस नहीं कर सकते, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और अभी जो रुझान शब्द ठीक नहीं, जो माहौल बना है उस माहौल से कह लीजिए, अब निर्विरोध 68 आ गए हैं, सॉरी निर्विरोध इतने जीत गए हैं महायुति के पहले ही। नहीं, मुंबई में तो निर्विरोध नहीं हुए हैं, मुंबई में नहीं, लेकिन 29 महानगर पालिकाओं का हाँ, आंकड़ा देखे तो लंबा आंकड़ा है सर। बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट भी है, गलत कहाँ है। इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम के हिसाब से अगर फॉर्म विड्रॉ करना ये भी उसका प्रोविजन है, तो उसके बाद अगर कोई फ्लॉ ही है तो कोर्ट है, फ्लॉ है तो एजेंसीज है, वो अपना काम करेगी। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बिन विरोध में गड़बड़ सोचनी भी चाहिए। लगातार हमने सालों साल देखा है कि बिन विरोध आते गए, और स्वयं मैं तो कहता हूं उद्धव ठाकरे जी इतना बवाल मचा रहे तो उद्धव ठाकरे जी स्वयं 14 मई 2020 को महाराष्ट्र के विधान परिषद में बिन विरोध चुनकर आए, तब सीएम बने। तब यानी सीएम बने थे, बाद में बिन विरोध चुनकर आए, तो स्वयं बिन विरोध चुनकर आए हैं, तो आज क्यों बवाल खड़ा कर रहे हैं? तो ठाकरे भाइयों से सर कोई थ्रेट है कि नहीं है जमीन पर? मुंबई में जिस तरह से मराठी मानुष के लिए राज और उद्धव साथ आए हैं, जिस राज ठाकरे के लिए कभी बीजेपी भी आसपास उनके समर्थन के लिए रही, उनके साथ में आने के बाद बीजेपी को क्या नुकसान होगा, महायुति को क्या नुकसान होगा? नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं कि हम उनके गलियारों में कभी घूमे नहीं, ये दोस्ती यारी थी, बात सही है। और राज ठाकरे जी से समर्थन के लिए बीजेपी कभी गई है, कभी मांग की है, ऐसा कभी नहीं था। उल्टा बात तो यह है कि राज ठाकरे जी को और उनके पार्टी को यह पूछना पड़ेगा कि भैया आप कभी तो एक लाइन पे चलोगे, आपकी कोई एक सूत्रता है क्या? भाई जब पार्टी स्थापित की तो तब की शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी से उनको सफोकेशन, पॉलिटिकल सफोकेशन था, उसके कारण अलग निकले, आप उसके साथ हुए। फिर बाहर निकल के अलग पार्टी की तो हम सबके खिलाफ लड़े। उसके बाद उन्होंने मोदी जी के साथ और उनके काम को कहना शुरू कर दिया। फिर वहां से छोड़कर फिर उन्होंने आगे जाकर लावरे तो वीडियो लेकर महाविकास आघाड़ी का समर्थन करना शुरू किया। फिर वहां से निकले, फिर शरद पवार जी पर आलोचना करना शुरू किया। फिर वहां से निकले, फिर बीजेपी के साथ वापिस आए। फिर वहां से निकले, जहां से पार्टी अलग निकाली वो उद्धव ठाकरे जी के साथ आ गए। तो उनके बातों पे भरोसा ही नहीं, वो एक सूत्रता ही नहीं, और इसके लिए उसका खामियाना उनको भी भुगतना पड़ेगा और उद्धव जी को भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, अब मुंबई की बात पर आते हैं। एक तरीके से आपको आपकी पार्टी का संकट मोचक कहते हैं। मुंबई शहर पर अभी सबसे बड़ा संकट क्या है सर? देखिए, मुंबई वासियों के ऊपर सबसे बड़ा संकट जो है वो करप्शन फ्री, डिलीवरेंस पे 100%, सेवा सुविधा से युक्त इस प्रकार के डेवलपमेंट का शहर बनाने की प्रक्रिया में अड़चन जो है वो बड़ा संकट है। और उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लगेगा, एक सूत्रता से सोचना, एक तरीके से चलना, पीस मिल पे काम नहीं करना, कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन काम नहीं होना चाहिए। शहर एक दृष्टि से एक तरीके से चले डेवलपमेंट की तरफ, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर भी है, सड़क भी है, सीवर भी है, सी वाटर फ्रंट भी है, ब्यूटिफिकेशन भी है, स्ट्रीट लाइट भी है, गार्डन्स भी है, ओपन स्पेसेस भी है, प्लेग्राउंड्स भी है, जॉब क्रिएशन भी है। ये सब चीजों को एक साथ सोचना पड़ेगा, और वो भी आज की भाषा में। आज की भाषा यानी टेक्नोलॉजी की भाषा है। आज की भाषा यानी डिलीवरेंस 100% ट्रांसपेरेंटली चाहिए, करप्शन फ्री चाहिए। और इसके लिए आज जो हमारा मैनिफेस्टो वचननामा हमने निकाला है, उसमें हमने कमिटमेंट ये दी है जो सालों साल इन्होंने नहीं कर पाए। देखो, मुंबई वासी टैक्स पेयर्स में मैं तो कहूंगा दुनिया में नंबर 1 है। आज समय पर टैक्स पूरा भरना लगभग 100% लोग करते हैं, और उसके बावजूद उनको जो सर्विसेज चाहिए, सुविधाएं चाहिए, उसमें जो अड़चन है उससे उनको मुक्त करना करप्शन से, इस काम पर हमारा फोकस है। ठीक है आशीष जी, हमारे इस हॉल में कुछ जेंजीज भी आए हुए हैं, और खास तौर से मैंने देखा घोषणा पत्र में जेंजी को लेके भी कुछ खास घोषणाएं हुई हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। देखिए, बहुत क्लियर बात है, मुंबई शहर ये महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी भी है, और इस दृष्टि से मुंबई का ग्रोथ सेंटर बनना जरूरी है। वो जॉब क्रिएशन में भी हो या फिर सर्विसेज में सीमलेस, ट्रांसपेरेंटली इस प्रकार का हो। अब मैं आपको बता दूं, अगर 1 रुपया कोई टैक्स पे करता है तो वो चाहेगा कि मुझे उसका अकाउंट मिले, जो टेंडर्स निकलते हैं उसका ड्यूरेशन क्या है वो पता चले, वो टेंडर्स काम करने वाली एजेंसी सही तरीके से कर रही है कि गड़बड़ी कर रही है, उसका मूल्यमापन हो,
तो हमने पहली बार आज तक के कभी भी कॉरपोरेशन में जो नहीं हुआ वो हमने कमिट किया है, वो ये है कि एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म पर हम एल्गोरिदम ऑडिट के साथ हम एक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था खड़ी करेंगे जो करप्शन फ्री सिस्टम देगी और सर्विसेज में भी सीमलेस बना देगी। और इस प्रकार के प्रोविजन को लेकर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेवा सुविधाओं का मूल्य मापन, यानी उसका डिस्ट्रिक्ट नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर जोन वाइज उसका इंडेक्स बना देंगे और उस इंडेक्स को पब्लिक में भी उसको अवेलेबल कर देंगे और उस आधार पर सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट और उस आधार पर सेवा, ये हमारा सबसे बड़ा पॉलिसी मेकिंग में आप उनको कहीं ना कहीं शामिल करने की कोशिश करें। 100%। और जो एक्सपर्ट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में काम करने वाले हम चैलेंज थ्रो करेंगे और उस चैलेंज के ऊपर काम करने वाले एजेंसी के लोगों को उस कमिटीज पर भी लेंगे। नॉट ओनली दैट, ट्री अथॉरिटी का रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। पर्यावरण का मुद्दा है, पेड़ों के लिए लोगों का प्रेम है, उस आधार पर डेवलपमेंट एंड ट्री अथॉरिटी हाउ इट कैन बी वर्क टुगेदर, उसका चैलेंज थ्रो करेंगे। एजेंसी हो या एक्सपर्ट्स हो उसमें सहभागिता दे। इस प्रकार के अलग अलग अथॉरिटीज इन द बीएमसी और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स और एजेंसी और एक्सपर्ट्स इसको साथ में लेके करेंगे। ठीक है आशीष जी, बीच बीच में हम ऑडियंस से जब बात कर रहे थे तो जेंजीज जो हमारे साथ इस वक्त ऑडियंस में है उनका कहना था कि नेता हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रहे। अब आपने अगर घोषणा पत्र का यहाँ पर जिक्र किया है तो मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस के बीच में भी माइक लेके सुजाता मेरी सहयोगी हैं, प्लीज माइक लेके सुजाता जाइए। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल आप शिकायत कर रहे थे कि हम नेताओं से आपके सवाल नहीं पूछ रहे, आप सीधे वो सवाल पूछिए। पहले नाम बताइए, सवाल पूछिए जी। तो आप आई हैं यहाँ पर, आपके अगर कुछ शिकायत हो या कोई सवाल हो जो आप सामने बैठे बीजेपी के पूर्व मुंबई अध्यक्ष से पूछना चाहे तो आप वो पूछ सकती हैं, क्योंकि आप जेंजी हैं तो आप इसके बारे में ज्यादा कुछ बता पाएंगे। कोई सवाल यदि आपको पूछना हो, आपको कोई सवाल है जो आप पूछना चाहें? कोई सवाल नहीं, वोट करने वाली हैं आप कह रहे थे बीएमसी के चुनाव में आपके शहर के क्या मुद्दे हैं जो नेता नहीं उठा रहे हैं। इस वक्त आशीष जी हमारे साथ हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हैं मुंबई बाई तरफ, नासिक से हैं, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसे सड़क से जुड़े या पानी से जुड़ा मुद्दा होगा यहाँ जिसको दाहिनी आप तरफ है, जानना दाहिनी चाहते तरफ इनको पूछना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है महाराष्ट्र में, बहुत ही बेकार है। क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्शन सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं और बोलना चाहूंगा जो गवर्नमेंट से हम लोगों को चाहिए तो वो नहीं मिलता। एजुकेशन मिलता है तो टीचर्स अच्छे से नहीं मिलते और टीचर्स अच्छे से मिले तो स्कूल अच्छे से नहीं मिलता। क्योंकि मैंने प्राइवेट में डिग्री की, मुझे 5 लाख लगे डिग्री कंप्लीट करने के लिए, बट गवर्नमेंट अच्छी होती, क्या गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट ने देना चाहिए एजुकेशन। तो आपने इनका एक सवाल सुना जो काफी अहम सवाल भी है। अगर हम छात्रों को लेकर बात करें तो यहाँ पर ये शिक्षा को लेकर जो है सवाल पूछ रहे हैं। कुछ और जेंजी हैं, यदि वो बताना चाहे तो आपको कुछ बताना था, क्या बताना? Hello, my name is Lucky. I have a question actually. My question is, how can urban issues like housing, infrastructure and redevelopment can cause a transparency between politicians and the local people like us? बहुत अच्छा सवाल है एंड द इशू इज अगेन द आंसर इज अ टेक्नोलॉजी। वी डोंट रिक्वायर अ रॉकेट साइंस फॉर इट। फॉर द सिंपली you ask about the housing industries, transparency working and the informations about the same to a common or rather everybody. अभी हमने एक काम किया, वो AI मॉडल पर बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल को लाया है। पहले जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल था उसमें कोई टेक्नोलॉजी का प्रोविजन नहीं था, फेसलेस भी नहीं था, तो इसके कारण करप्शन का मौका था कि भाई आर्किटेक्ट जाए, जिसका काम है बिल्डिंग रिडेवलपमेंट डेवलपमेंट का, वो अधिकारी के पास जाए, उसकी फाइल अटकती थी, अटकने के लिए छुड़वाने के लिए करप्शन होता था। अब इसको फेसलेस करना है और इसको मॉडल भी ई मॉडल पे नहीं AI मॉडल पे लाना है, तो उसके कारण ट्रैकिंग भी होता है, एल्गोरिदम भी उसका काम अपना ऑडिट करते रहता है और उस आधार पर जैसे बिल्डिंग अप्रूवल्स है, नॉट ओनली दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम। अभी कोई एक बिल्डिंग बन रही है, रीडेवलपमेंट हो रहा है और वहां पर जो दी हुई परमिशंस ये बताती है कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक वो वहां पर अगर पाइलिंग करना है या कुछ पुरानी मकानों को तोड़ना है तो तोड़ते समय या पाइलिंग करते समय आवाज होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, आजू बाजू के इलाके के लोगों को उसके कारण तकलीफ होती है। तो 6 बजे के बाद काम होता है तो उसको रोकेगा कौन? अगेन when you monitor it through AI, automatically it gets video recorded and the permissions given can be cancelled and penalized. So on technological based services के आधार पर
और एआई मॉडल का उपयोग करके हम इसको ट्रांसपेरेंटली बेस्ट इंफॉर्मेशन देकर और सही मायने में चलाने का हमारा इरादा है। आशीष जी, मुंबई के स्ट्रक्चर को समझें तो 50% से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों से बसे हुए जमीन हम देखते हैं, और वहां पर खासतौर से जब हम रीडेवलपमेंट वाले मुद्दे पर आते हैं कि बिल्डिंगें बने, पक्का मकान मिले, भूमिपुत्रों को मिले, क्योंकि मराठी लोग एक अहम मुद्दा भी है। कितने लोगों को मकान मिला, कितनी बिल्डिंगें ऐसी बनी हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं। पिछले चुनाव में जो वादा हुआ था वहां तक काम कहां तक आगे बढ़ा है, क्योंकि ये वादा हुआ था कि जो अधिकारी इसको अटका रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होगी, जो बिल्डर इसको अटका रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई कहां तक बढ़ी है? नहीं, इस दिशा में बहुत बढ़िया काम हो गया है कि वहाँ इसके अभी 2-4 मिनट में उसका आंसर देना मुझे असंभव होगा, लेकिन ये बड़ा विषय है। जी, एक तो पहले लैंड ओन अथॉरिटी कौन है, जिस लैंड पर ये स्लम है उस रिडेवलपमेंट के लिए उस लैंड अथॉरिटी की ओनर्स है क्या, अगर वो प्राइवेट ओन है तो उसकी एक्विजिशन प्रोसीजर होती है। उस प्राइवेट ओन में भी प्राइवेट ओनर्स में डिस्प्यूट हो तो वो सेटल होने तक उसका काम क्या हो सकता है। ये सब कोर्ट से रिलेटेड भी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे कोर्ट्स के भी आदेश आते रहते हैं। लेकिन अब गए 2-3 साल से जैसे मैंने कहा कि आप ऑनलाइन परमिशन अप्लाई करो, आपके अप्रूवल्स जो है वो ऑनलाइन आ जाएंगे फेसलेस। उसी के साथ साथ महारेरा कर दिया, और रेरा एक्ट के तहत महाराष्ट्र में आप बायर्स को कमिट करते हो उस समय पर नहीं करते तो उसकी सुनवाई रिड्रेसल ये सिस्टम बन गई। स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी भी कंस्ट्रक्शन की अभी बढ़ गई, कम समय में ज्यादा काम हो सकता है, पोल्यूशन फ्री हो सकता है, एक्यूआई मेंटेन हो सकता है। उस प्रकार के कंडीशंस पहले हमारे लेटर ऑफ इंटेंट में नहीं होते थे, अब वो लेटर ऑफ इंटेंट का भाग बन गए। और आप देखेंगे अभी कि जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी धारावी, ये दुर्भाग्य से मुंबई का परिचय ये रहता था कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। आज इतना बड़ा अर्बन रिन्यूअल जो देश दुनिया में बड़ा अर्बन रिन्यूअल है, उसके लिए प्राइवेट इनिशिएटिव्स भी हो, और धारावी में रहने वाले को धारावी में ही और बाकी अपात्र को मुंबई में ही घर मिले। इतनी बड़ी योजना के काम के लिए गति मिल गई तो उबाटा सेना कांग्रेस उसका विरोध कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कामाटीपुरा, ये पुरानी साउथ मुंबई की हमारी सबसे बड़ा लेआउट है, उसका रिडेवलपमेंट टेंडर फाइनल हो गया, प्रोसेस हो गई, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में इसका काम शुरू हो गया। पहले तो ये होता था कि भाई डेवलपर ही रिडेवलप करे, स्लम्स हो या लेआउट्स हो। आज म्हाडा स्वयं इसको कर रही है, गवर्नमेंट स्वयं करना चाहती है, और इसके लिए अभ्युदय नगर, ये मराठी मानुस की कॉलोनी है, उसको खुद टेंडर निकालकर म्हाडा कर रही है। रमाबाई अंबेडकर नगर, आज आप देखोगे मुंबई में जिससे आपने कहा कि 50-60% स्लम्स या लेआउट्स में रहने वाले लोगों के रिडेवलपमेंट की गति को बढ़ाना, उनके मिलने वाले रेंट को 1 नहीं 3 साल के लिए देना, AGRC नाम की व्यवस्था की रिड्रेसल सिस्टम एट ऑफिसर्स लेवल इटसेल्फ बिफोर इवन गो टू द कोर्ट, ऐसी मिडिल व्यवस्थाएं करना, SRA कानून को नए तरीके से बनाना, ये सब चीजें स्पीडीली हो रही है। और इसके लिए मैं दावा करता हूं आने वाले 6-7 सालों में मुंबई एक अलग रूप में हम सबको दिखाई देगी। स्लम फ्री कब होगी सर मुंबई? नहीं, देखिए स्वाभाविक है, ये जैसे मैंने कहा बहुत सारे कोर्ट इश्यूज भी है, कुछ इश्यूज CRZ से संबंधित है, कुछ इश्यूज गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज से आधार पर है। तो मुझे लगता है मैं एक वाक्य में ऐसा कहूं कि भाई इतने साल में हो जाए, इससे अच्छा उस तरफ 5-6 साल में काम होगा, ऐसे मैं जरूर कह सकता हूं। ठीक है, दूसरा मुद्दा आशीष जी जो आपके नेता बड़ी ही बुलंदी से उसको उठा रहे हैं वो है घुसपैठ। कितना बड़ा मुद्दा है ये और क्या इसको लेकर काम हो रहा है? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जब जब चुनाव आए तो बांग्लादेशियों के मुद्दे उठते हैं, घुसपैठियों के मुद्दे उठते हैं, फिर सरकार चुप हो जाती है। तो ये पूरा गंभीर है नहीं, सरकार सिर्फ मुद्दे उठाती है चुनाव के दौरान। देखिए, ये पूछने वाले पहले ये तो जवाब दे अपोजिशन के लोग, आपका SIR को विरोध क्यों है? स्पेशल रिव्यू सिस्टम जो है यानी इंटेंसिव रिव्यू, ये वोटर्स की हो रहे तो इसको विरोध क्यों है? हम काम कर रहे हैं इस मुद्दे पे, इसके लिए SIR कर रहे हैं। हमने NRC की बात की, भाई शिवसेना कांग्रेस, शिवसेना यानी UBT, इसका विरोध क्यों है? भाई नेशनल रजिस्टर बने, इसका कार्यक्रम हमने शुरू किया। हमने CAA की बात की, उसका विरोध क्यों है? हम बॉर्डर्स को सील करने का कार्यक्रम करते, उसका भाई ममता बनर्जी और उनका दल विरोध क्यों कर रहा है? तो हमारा इंटेंशन स्पष्ट है, उस दिशा में हम काम ही कर रहे हैं। अब जो बच चुके हैं उनको भी ढूंढना, ये देशभक्ति का काम है। ये चैलेंजिंग कितना है सर? ममता दीदी कहती हैं ये चैलेंजिंग कितना है? ममता दीदी कहती हैं कि जो बंगाली भाषी लोग हैं, बंगाली भाषी मुसलमान हैं, उनको बांग्लादेशी का ठप्पा लगाकर उन पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये जो बात है ना, ये
मराठी में हम जिसको कहते हैं कि रडीचा डाव, नाचना है आंगन टेढ़ा या विरोध करने के लिए करना। बात यह है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो एसआईआर में, प्रोटेक्टेड हो जाओ, बट आप स्कीम ही मत करो। तो फिर सवाल आता है कि भाई ममता जी हो या और कोई हमारे विरोधी दल हो, वो बांग्लादेशी रोहिंगे यहां पर वोटर करके बसे और वोट बैंक बने, इसके लिए काम कर रहे हैं क्या? ये आरोप उनकी तरफ भी है। और इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और बीएमसी में भी, बीएमसी यानी शहर में भी हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो सीधे सीधे बांग्लादेशी रोहिंग्यों को यहां बसाने के सपोर्ट में है। सर, मैं कहती हूं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कहीं भी बड़ा मुद्दा है जो जमीन पर शायद काम उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हमारी भी है, उसी रिपोर्ट पर जो टीआईएसएस ने और मुंबई यूनिवर्सिटी ने सामने रखी है बांग्लादेशियों पर। बहुत गंभीर ये मामला है इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है उसमें सैंपल के इंटरव्यू के हिसाब से कि 73% जो अवैध घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, उनके पास वोटर आईडी कार्ड है। ये बन कैसे रहा है सर? इसी के लिए तो एसआईआर है। हम तो बार बार कह रहे हैं ना ये भाई। करप्शन लेवल कहां तक है? नहीं था, कांग्रेस ने किया। अभी भाई आपने अभी भी देखिए, तो बन रहे हैं सर, अभी भी फर्जी कार्ड बन रहे हैं, नहीं, पूरा तो रेड कार्ड है। नहीं, इसके लिए आप समझिए ये एक दिन का विषय नहीं है। आप आधार कार्ड की बात हमने की, आधार कार्ड को लिंक करने की बात की, सब्सिडी ऑनलाइन जाने की बात करी, जनधन अकाउंट से उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पहचान देनी पड़ेगी, उसके बाद उसको सब्सिडी मिलेगी। आपके पास काला धन था तो उस समय पर स्कीम काला धन बैंक में जमा करो तो उस आदमी की आइडेंटिटी की बात थी। ये क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप है। 2014 से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और उसी के कारण जिनको तकलीफ हो रही है ना, उनके समर्थन में वो चिल्ला रहे हैं। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। नेशन फर्स्ट ये हमारा नारा है। बिल्कुल सर, मैं ये समझना चाह रही हूं कि जो रिपोर्ट में बातें हैं जो हमें सुनकर भी गंभीर काफी लग रही हैं, आपके जांच पड़ताल में और भी ज्यादा बातें निकली होंगी, जानकारियां निकली होंगी, कुछ ऐसी जानकारी जो आप साझा कर सकें। सवाल इसलिए क्योंकि इसमें जो स्थानीय नेता हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात, जो एजेंट्स हैं जो हमारे कैमरे पे आके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चिट्ठी लिखकर दी जाती है, फिर जाकर उनके कागजात बनते हैं। 5,000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपके जो एसआरए स्कीम के तहत जो सरकारी योजनाओं के तहत लाभ है वो भी मिल रहा है घुसपैठियों को। तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत गंभीर है। 100% ये बहुत गंभीर बात है और इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी काम कर रही है। मैं इसके ऊपर ऑथोराइज नहीं हूं कि मैं कोई स्टेटमेंट करूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं मेरी जानकारी के आधार पर चुन चुन के निकालेंगे। जो भारतवासियों के हक की बात है, कोई भी स्कीम हो, वो अभारतीय यानी घुसपैठिया, ये अगर उसके ऊपर हक जमा रहा है तो उसके खिलाफ काम करना ही हमारा काम है, कर्तव्य है। और केंद्र सरकारें कर रही है। बहुत सारे लोग अभी डिपोर्ट भी हो रहे हैं। मैं सब बताऊं ये ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप बहुत आए, धन्यवाद। आप कॉन्क्लेव का में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।